डेट है आज 10 मार्च 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है MOU बिटवीन इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल। प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक एग्रीमेंट ही मान लो, समझौता होता है। तीन कंट्री के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। किसको लेके? BBIN को लेके। BBIN क्या है? ये बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है। ये चार कंट्री एक साथ आई और इन्होंने 2015 में एक एग्रीमेंट, समझौता साइन करने की बात की, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। किस लिए? ताकि एक दूसरी कंट्री में आपस में ये पैसेंजर और कार्गो जो भी प्रोटोकॉल है इसको ऑपरेशनलाइज कर सकें। यानी कि देखो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आसानी से लोग जा सकें, कोई सामान भेजना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना वो हो सके, इसको आगे यानी कि ट्रेड वगैरह को प्रमोट करने के लिए ये साइन किया। इस मीटिंग में देखो, सिर्फ भूटान ने अभी पार्टिसिपेट तो किया लेकिन एज ए ऑब्जर्वर की तरह, फुल मेंबर की तरह नहीं किया, ऑब्जर्वर की तरह। और ये फर्स्ट मीटिंग हुई है, कोविड-19 पेंडेमिक आई है तब से, उसके बाद से। इस मीटिंग में बांग्लादेश, भूटान और इंडिया ने ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है इसको ही साइन करने के लिए बात करी। 2015 में ये पहली बार साइन किया गया था ये चार कंट्रियों ने। और चार कंट्रियों ने तब इसलिए साइन किया था ताकि ये इसको आगे बढ़ा सकें और ट्रेड को आगे प्रमोट कर सकें चारों कंट्री। लेकिन अभी तक क्या है, भूटान ने इसको साइन नहीं किया है, यानी कि एग्रीमेंट नहीं किया है फुल। साइन किया था इस बात पे कि हम आगे एक एग्रीमेंट साइन करेंगे जिस पे कार्गो यानी कि सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट किया जा सके एक दूसरी कंट्री में, और पैसेंजर या पर्सनल कोई सामान है उसको मूवमेंट किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके इसको। लेकिन तीनों कंट्री साइन कर चुके हैं, ये ही नहीं कर चुका है सिर्फ भूटान। ये जो रेटिफिकेशन है इसका भूटान का ही पेंडिंग है अभी। अगर मोटर व्हीकल एग्रीमेंट ऑपरेशनलाइज हो जाता है तो फिर पैसेंजर और कार्गो प्रोटोकॉल आसानी से ट्रेड और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ा सकेंगे, इंक्रीज कर सकेंगे इन चारों कंट्रीज़ के बीच में। तो क्या है ये BBIN? सिर्फ एक एग्रीमेंट है जिसकी वजह से कार्गो और पैसेंजर इसकी कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी। साउथ एशिया में ये साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं, ये वाले कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं, मतलब ईस्ट साउथ एशिया में, क्योंकि ये सारे कंट्री साउथ एशिया में आते हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये साउथ एशिया में आते हैं और ये ईस्ट साउथ एशिया में हो गए, यानी कि पूर्व साउथ एशिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, ग्रामीण विकास का जो मंत्रालय है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, इस इंस्टीट्यूट ने रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलके एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एग्रीमेंट साइन किया है। किस लिए? ताकि विलेज एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअप डेवलप किया जा सके। स्टार्टअप का मतलब नई कंपनी खोली जा सके और वहाँ पे लोगों को स्किल प्रोवाइड की जा सके एंटरप्रेन्योरशिप की, यानी कि लोगों को प्रमोट करेंगे वो उद्योगपति बने, यानी कि कुछ अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस प्रोग्राम को, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसी के द्वारा ही इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसी की ही सब स्कीम है, इस DNRLM की सब स्कीम है ये SWAM 2016 से चल रही है ये स्कीम, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसका मेन फोकस यही है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने की, यानी कि अपना खुद का वो रोजगार खोल सकें। इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा, वित्तीय सहायता, लोन वगैरह दिया जाता है उन्हें, और ट्रेनिंग दी जाती है बिजनेस मैनेजमेंट की, सॉफ्ट स्किल प्रोवाइड की जाती है उन्हें लोकल कम्युनिटी पे, यानी कि लोकल कम्युनिटी जो भी विलेज एरियाज़ में है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है अहमदाबाद का, ये भी पार्टनरशिप है इस SWAM प्रोग्राम में। ये जो SWAM प्रोग्राम है, विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ये दोनों लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करता है, प्रमोट करता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी, ग्रुप लेवल पे भी।
यानी कि कोई अकेला आदमी, कोई मान लो एंटरप्रेन्योरशिप या कोई स्टार्टअप कंपनी खोलना चाहे तो उसको भी प्रमोट करता है, और बहुत सारे लोग मिलके आए खोलना चाहें तो उसको भी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर को प्रमोट करते हैं विलेज एरियाज़ में। इसमें एक कम्युनिटी लेवल पे ही ये कुछ लोकल जो पर्सन होते हैं उनको चुना जाता है CRPEP। CRPEP का मतलब है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एंटरप्राइज प्रमोशन, यानी कि एक आदमी को या कुछ आदमी को चुन लिया गया CRPEP। अब वो प्रमोट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, लोगों को बताएंगे कि कैसे बिजनेस चलाते हैं, कैसे खोलते हैं, कैसे प्रमोट करते हैं, तो ये सब कुछ वो बताएंगे। तो उसमें चला जाएगा विलेज लेवल पे, और ये सर्टिफाइड होंगे सारे CRPEP, और ये बिजनेस सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप को, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स जो भी उद्योगपति खोलना चाहेंगे आगे स्टार्टअप वगैरह विलेज एरियाज में। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना जान लो कि इस इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम को हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो होस्ट करता है, इसको हर साल होस्ट करता है इसको। इसमें लगभग 32 कंट्रीज से आते हैं डेलीगेट्स, यानी कि मेंबर आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल 2022 में पार्टिसिपेट किया। ये इस साल तो वर्चुअल हुआ है, यानी कि ऑनलाइन लेवल पे मीटिंग हुई है ये। इसमें क्या किया जाता है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये 32 देशों को ये बताता है कि हम अपने इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराते हैं, कैसे फ्री एंड फेयर मैनर में कराते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे इलेक्शन को मैनेज करता है, करवाता है, कंडक्ट करवाता है हमारे इंडिया में। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह सीखते हैं और अपने देश में फिर सही से इलेक्शन करा सकें, ऐसी ये कैपेबिलिटी लेके जाते हैं। मेनली यही होता है, 2012 के इलेक्शन से ही इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम को। नेक्स्ट टॉपिक है एडिबल ऑयल प्राइसेस। प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये एडिबल ऑयल प्राइसेस। अभी हुआ क्या, देखो कुछ समय पहले जब कोविड-19 की सिचुएशन आई थी तब भी गवर्नमेंट ने कुछ कठोर मेजर्स लिए थे, स्ट्रिंजेंट मेजर्स, कठोर नियम अपनाए थे, रूल्स अपनाए थे। उसके बावजूद भी एडिबल ऑयल का प्राइस इतना नहीं बढ़ा था। एडिबल ऑयल मतलब खाने वाला तेल, कुछ भी तेल हो सकता है आपका खाने वाला, जैसे सरसों का हुआ या मूंगफली का हुआ, ताड़ का हुआ, तिल का हुआ, तो इनके प्राइस इंक्रीज नहीं हुए थे 2 साल, पिछले 2 साल में, लेकिन अभी इंक्रीज हो गए। क्यों? क्योंकि भाई साहब यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, युद्ध, और यूक्रेन की वार की वजह से बहुत सारी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, उसमें एडिबल ऑयल प्राइस भी है, यानी कि एडिबल ऑयल के भी प्राइस मूल्य इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ गए हैं। इशू क्या है, देखो ये जो यूक्रेन है और रसिया, सनफ्लावर ऑयल ये वर्ल्ड में सप्लाई करता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्री यहाँ से इंपोर्ट करती हैं, यूक्रेन से भी और रसिया से भी। सनफ्लावर ऑयल प्राइस मतलब सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल जो होता है भाई साहब, वो इंपोर्ट करते हैं, और यूक्रेन की जो सप्लाई है, प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो रुक गया है। इसकी वजह से डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसके प्राइस इंक्रीज हो गए हैं सनफ्लावर ऑयल के। सनफ्लावर ऑयल के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, और सनफ्लावर मार्केट में है नहीं, सनफ्लावर ऑयल, जब ये सूरजमुखी का तेल मार्केट में है नहीं, इसके प्राइस ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो लोग क्या हैं, कंज्यूमर दूसरे तेल को यूज करने लगे हैं, जैसे ग्राउंडनट को, पाम ऑयल को, मूंगफली का तेल, ताड़ का तेल, ये यूज करने लगे हैं। अब इनका यूज करने की वजह से इनकी भी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ने की वजह से इनका भी प्राइस ज़्यादा बढ़ गया है, इनका प्राइस भी और बढ़ने लगा, इंक्रीज हो गया है। देखो इससे पहले भी प्राइस इंक्रीज हुए थे, लेकिन अभी तो रीजन है कि यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है और यूक्रेन ऑयल का एक्सपोर्टर है, इसकी वजह से बढ़े हैं, क्योंकि वहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन रुक गया है। लेकिन इससे पहले भी कुछ रीजन थे प्राइस इंक्रीज होने के, वो थे, एक तो कोविड-19 की वजह से इंडस्ट्रीज़ रुक गई थी, आप सबको पता है, कंपनियां, फैक्ट्रियां, सब इंडस्ट्रीज़ बंद थी, इसकी वजह से हाई प्राइस इंक्रीज हो गए थे, क्योंकि प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, इनसफिशेंट लेबर थी, मतलब लेबर ही नहीं थी फैक्ट्रीज वगैरह में, कंट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन करने के लिए, ये कारण था। तीसरा कारण ये था कि चाइना ने बहुत सारे एडिबल ऑयल को खरीद लिया था, एक्सेसिव मात्रा में चाइना खरीद रहा था। नेक्स्ट कारण ये था कि बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जो ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री हैं, उन्होंने बायोफ्यूल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था। देखो बायोफ्यूल ये समझ लो, डीजल बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा फ्यूल जिससे व्हीकल चल सकें, कार गाड़ियाँ चल सकें, जैसे अभी आपकी कार गाड़ियाँ डीजल पेट्रोल से चलती हैं, वो बायोफ्यूल से चलेंगी।
अब इस ऑयल से बायोफ्यूल भी बनाया जा सकता है। तो अपनी कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज़ ने, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई, जिनकी वजह से वो ऑयल का यूज़ कर रही थी बायोफ्यूल बनाने में, यानी कि दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी एडिबल ऑयल का जो डिमांड है ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि सप्लाई हो नहीं रही थी, इसकी वजह से भी प्राइस बढ़ गए थे। नेक्स्ट कारण है गवर्नमेंट ने टैक्स और ड्यूटी ज़्यादा लगा रखे थे, इसकी वजह से भी एडिबल ऑयल का प्राइस बढ़ रहा था। इंडिया की डिपेंडेंसी कितनी है एडिबल ऑयल पे? एडिबल ऑयल मतलब खाने वाला तेल ही वो। इंडिया वर्ल्ड में बिगेस्ट वेजिटेबल ऑयल इंपोर्टर है, सबसे ज़्यादा हम आयात करते हैं, खरीदते हैं पूरे वर्ल्ड में वेजिटेबल ऑयल, मतलब वनस्पति तेल, खाने वाला जो तेल होता है। इंडिया इंपोर्ट करता है 60% एडिबल ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है, दूसरी कंट्रीज से मंगवाता है, परचेज करते हैं हम। इंपोर्ट कहाँ कहाँ से करता है? अगर पाम ऑयल की बात करें, ताड़ का तेल इंडोनेशिया और मलेशिया से करता है। सोया ऑयल, जो सोयाबीन का तेल होता है उस वो करता है ब्राज़ील और अर्जेंटीना से। और सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल, रसिया और यूक्रेन से हम इंपोर्ट करते हैं। ये जान लो कि इंडिया ने, देखो भाई साहब, मतलब ये एडिबल ऑयल के बारे में कुछ फैक्ट है। दो तरह के एडिबल होते हैं। एक तो प्राइमरी सोर्स क्या है एडिबल ऑयल के लिए, प्राथमिकता किसको दी जाती है? सबसे ज़्यादा यूज होता है सोयाबीन, रैपसीड, मस्टर्ड ऑयल, सरसों वाला तेल, ग्राउंडनट, मूंगफली वाला तेल, सनफ्लावर, सूरजमुखी का, सैफफ्लावर भी सनफ्लावर की तरह ही एक फ्लावर होता है, उससे तेल निकलता है, और नाइजर ऑयल। सेकेंडरी सोर्स हैं ऑयल के, एडिबल ऑयल के, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल और राइस ब्रान, कॉटन सीड, ट्री बॉर्न ऑयल सीड। इंडिया में मेजर चैलेंज क्या है ऑयल सीड का, मतलब चुनौतियाँ क्या है, हम अपने देश में क्यों नहीं उगा पाते इतना तेल? देखो पहली बात तो ये 70% एरिया जिसमें हम ऑयल उगाते हैं वो रेन फेड कंडीशन में है, यानी कि वो सिर्फ बारिश पे डिपेंड है, वहाँ पे पानी का सोर्स है नहीं। हाई सीड कॉस्ट है, जैसे ग्राउंड नट और सोयाबीन अगर बोएं तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, इसकी वजह से किसान इसको कम चूज करते हैं बोने के लिए, उगाने के लिए। नेक्स्ट है स्मॉल होल्डिंग विद लिमिटेड रिसोर्सेज, इतना मतलब ये लोगों के पास जो खेत, यानी कि जो उगाते हैं ये ग्राउंड नट वगैरह को, उनके पास इतने खेत भी नहीं होते, लिमिटेड मात्रा में होते हैं, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो फसल उगा सकें जो उनके जीवन यापन के लिए ज़रूरी हो, जैसे गेहूँ, चावल वगैरह। नेक्स्ट है लो सीड रिप्लेसमेंट रेट एंड लो प्रोडक्टिविटी। हमारे इंडिया में लो सीड रिप्लेसमेंट रेट है। सीड रिप्लेसमेंट रेट का मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये होता है, जब भी किसान अपने खेत में कोई फसल उगाता है तो वो जब उगाए, फसल उगाने से पहले नया सीड खरीद के लाए, क्वालिटी वाला सर्टिफाइड सीड, सीड का मतलब बीज, नया बीज खरीद के लाए जो क्वालिटी का हो, सर्टिफाइड हो गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या करता है किसान, जैसे अब की बार गेहूं फसल बोई, या मान लो अभी तो बात हम एडिबल ऑयल की कर रहे हैं, तो एडिबल ऑयल हमने लगाया, मान लो किसान ने लगाया एक खेत में, अब जो उससे हुआ, मान लो मूंगफली लगाई, मूंगफली के जो हुए मूंगफली के दाने वो रख लेगा, कच्चे बीज रख लेगा, अब उसी को दोबारा अपने खेत में लगा देगा अगले साल जब उसका बोने का टाइम आएगा। समझ रहे हो? तो यानी कि उसने नया बीज नहीं खरीदा, जो उसकी फसल से बना उस फसल को ही उसने बीज बना के दोबारा लगा दिया खेत में। तो इससे क्या है, प्रोडक्टिविटी लो रहती है, इतनी उत्पादकता नहीं रहती। यानी कि अगर एक खेत में 10 टन मूंगफली हो सकती थी, तो इसकी वजह से उसने अपना ही बीज यूज किया, उसकी वजह से कम प्रोडक्टिव रहेगी, 10 टन की बजाय 9 टन, 8 टन, 7 टन इतना हो सकेगा उसमें मूंगफली, यानी कि ग्राउंड नट। तो ये इसकी वजह से लो सीड रिप्लेसमेंट रेट की वजह से ही लो प्रोडक्टिविटी है। नेक्स्ट है इसमें कि गवर्नमेंट ने, देखो ये एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में इंक्रीज करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया है, एक नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, ऑयल पाम, ताकि हमारे इंडिया में ऑयल सीड का प्रोडक्शन हो सके और हम कुकिंग ऑयल में सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बन सकें। और इसके लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हो जाके, इकोनॉमी या पॉलिटी की प्ले लिस्ट में होगा, पॉलिटी की इकोनॉमी की प्ले लिस्ट में देखना, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम। नेक्स्ट टॉपिक है जेट ऑफ प्लाज्मा अकरिंग ऑल ओवर सन्स क्रोमोस्फेयर। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे जानने से पहले थोड़ा बेसिक समझेंगे हम। देखो सन के बारे में आप जानते हो, सन मतलब सूरज, ये सूरज आपको दिखाई दे रहा है, ये सूरज की लेयर हैं, परतें। ये एस्ट्रोनॉमर हैं जो स्पेस के साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने बांट रखी हैं लेयर। जैसे ये सन है, जैसे बीच वाला पार्ट है ये कोर है, उससे ऊपर वाला पार्ट है सन का, ये रेडिएटिव जोन है, उससे ऊपर वाली लेयर है ये वाली, उससे ऊपर वाली लेयर, ये कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला कन्वेक्टिव जोन,
कन्वेक्टिव जोन ये वाला। फिर उससे ऊपर वाली ये जो पतली सी लेयर दिखाई दे रही है ये क्रोमोस्फेयर। फिर उससे ऊपर वाली लेयर है फोटोस्फेयर, आपको दिखाई दे रही है ये ऊपर, ये देखो फोटोस्फेयर, उससे ऊपर वाली। फिर सबसे बाहर वाली ये लेयर, उससे ऊपर ये ट्रांजिशन लेयर, और फिर सबसे बाहर आ गया कोरोना। कोरोना ये वो वायरस वाला कोरोना नहीं है, ये सन की लेयर का नाम भी कोरोना है। तो ये जो लेयर है ये सन की, ये इसमें से हमें जो दिखाई देती है ना सन की लेयर, जो हमें सूरज की लेयर जो दिखाई देती है वो है जनरली फोटोस्फेयर। लेकिन जब सोलर इक्लिप्स लगता है ना, सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण, तो हमें ये कोरोना भी दिखाई देती है, ये कोरोना लेयर भी दिखाई देती है, बाहर वाली लेयर। अब ये प्लाज्मा क्या है, देखो प्लाज्मा देखो मैटर का ही एक स्टेट है। स्टेट का मतलब एक, ये मान लो मैटर का ही एक प्रकार है, तरीका है, टाइप्स है, कैटेगरी है। और मैटर क्या होता है, देखो इसके लिए साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट जो बनी हुई है ना, उसमें लेक्चर पड़ा हुआ है, वो आप देखना अच्छे से। मैं शॉर्टली यहाँ पे डिस्कस करूँगा। 5 टाइप होते हैं मैटर के, 4 होते हैं नेचुरल और एक है मैन मेड। समझ रहे हो। पहला देखो सॉलिड, कोई भी मैटर सॉलिड हो सकता है। मैटर मतलब ये ऐसी चीज़ हुई जिसे हम छू के देख सकते हैं और जिसमें कोई वजन हो। जैसे आप हो, आदमी भी एक मैटर है, वजन भी है और छू के भी देख सकते हैं। या कोई बोतल हो गई, या आपके हाथ में पेन हो गया, ये क्या सब मैटर है। तो मैटर सॉलिड फॉर्म में, कठोर फॉर्म में भी हो सकता है जैसे लोहा, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है जैसे पानी, गैस फॉर्म में भी हो सकता है, आपके घर के सिलेंडर में जो गैस जिसमें आप खाना बनाते हो, उस सिलेंडर में गैस भरी हो, वो क्या है, वो भी मैटर गैस, उसमें वजन है, छू के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, देखो प्लाज्मा ये है जैसे सॉलिड को कोई भी लोहा है, लोहे को गर्म करेंगे वो लिक्विड में बदल जाएगा, और ज़्यादा गर्म करेंगे गैस में बदल जाएगा। अगर उसी को मान लो और ज़्यादा गर्म करें तो वो प्लाज्मा बन जाता है। ये लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस पे अगर किसी को गर्म किया जाए, और आपको पता है सन में, सूरज के पास तो इससे ज़्यादा ही टेम्परेचर है, तो वो फॉर्म क्या है मैटर की, प्लाज्मा में बदल जाती है। तो ये प्लाज्मा क्या है, फॉर्म है एक मैटर की। और 5वीं जो मैन मेड है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, क्योंकि ये सत्येंद्रनाथ बोस हमारे इंडिया के साइंटिस्ट थे, और आइंस्टाइन आपको पता ही है जर्मनी के थे आइंस्टाइन। इन दोनों ने मिलके एक स्टेट बनाई थी चौथी। वो क्या है, इन्होंने किया था कि जैसे अगर टेम्परेचर घटता जाएगा किसी भी मैटर का तो वो सॉलिड फॉर्म में होता चला जाता है। जैसे बर्फ़ ही है भाई, सब बर्फ़, पानी है, पानी मान लो, पानी को अगर हम फ्रीज में रख दें, यानी कि फ्रीज में टेम्परेचर कम होता है, 0 डिग्री पे हो जाता है, तो बर्फ़ जम जाएगी, तो वो सॉलिड बन गया लिक्विड से। पानी लिक्विड था, फिर सॉलिड बन गया, बर्फ़ बन गई। तो अगर इसे हम -273 डिग्री सेल्सियस पे हम रख दें, यानी कि टेम्परेचर और माइनस में चला गया, 0 से भी और ज़्यादा कम, तो ये फॉर्म बन जाती है बोस आइंस्टाइन। समझ गए। अब आते हैं यहाँ पे, ये साइंटिस्ट ने कुछ समझाया कि ये प्लाज्मा जो सन पे बनता है ना, किस तरह से बनता है। जेट ऑफ प्लाज्मा का मतलब प्लाज्मा की फॉर्म कैसे बनती है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने, क्योंकि प्लाज्मा 4th स्टेट ऑफ मैटर माना जाता है। और मैटर क्या है ये सब कुछ हम समझ चुके हैं। और ये सन के क्रोमोस्फेयर में मिलता है, क्रोमोस्फेयर सन की लेयर है, वो भी हम समझ चुके हैं। तो जेट ऑफ प्लाज्मा क्या हुआ, ये क्या है, क्रोमोस्फेयर पे बनता रहता है, लेकिन जैसे ये बनता है, जो सन की ग्रेविटी होती है ना, इसको वापस खींच लेती है। ये ऐसा होता है, ये समझ लो घास की तरह, ग्रास की तरह दिखता है, ग्रास की तरह। कैसे, देखो सन की लेयर है जो, ये मान लो ये वाला सन की लेयर है भाई साहब, ये सन की लेयर है। अब ये क्या होता है कि क्रोमोस्फेयर में जैसे ही हमें फोटोस्फेयर दिखाई देती है, फोटोस्फेयर से बाहर है क्रोमोस्फेयर, समझ रहे हो। तो ये फोटोस्फेयर पे क्या होता है, देखो ये कन्वेक्टिव जोन है, ये वाला कन्वेक्शन जोन, इस पर कन्वेक्शन होता रहता है। कन्वेक्शन का मतलब है जब भी कोई गर्म चीज़ होगी वो ऊपर उठती है। जैसे अर्थ पे मान लो हवा गर्म हो जाती है तो ऊपर उठने लगती है, जिसकी वजह से फिर कंडेंसेशन होता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है। ऐसे ही अगर मान लो गैस पे आप पानी गर्म कर रहे हो तो वो गर्म हो जाएगा, उससे भाप निकलेगी, क्योंकि गर्म हो गया पानी, वेपर फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में बदल गया, ऊपर उठने लगा, ऊपर जा रहा है। इसी तरह से इसमें भी होता है सन में, ये गर्म होता है, जैसे ये बहुत ज़्यादा हीट रहती है यहाँ पे। और सन पे हीट किस वजह से होती है, जो ऊष्मा है सन पे, वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है, नाभ के संलयन की वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है कि एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से मिल रहा है और हीलियम का एटम बना रहा है, एक हीलियम का एटम बना रहा है।
ये जब हीलियम का एटम बना रहा है तो इस रिएक्शन में जो ये रिएक्शन हो रही है, 2 हाइड्रोजन के एटम मिलके एक हीलियम का एटम बना रहे हैं, इस रिएक्शन में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस हीट एनर्जी की वजह से ही क्या होता है, ये कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन होता है तो इससे प्लाज्मा निकलता है। अब ये जब प्लाज्मा निकलेगा ना, ऐसे कुछ ऐसे निकलेगा, देखो ये घास की तरह दिख रहा है ना, ये हीट ही निकल रही है सन से, हीट निकल रही है ये वाली। अब प्लाज्मा निकल रहा है, अब ये हीट निकल रही है, लेकिन सन की भी तो ग्रेविटी है, जैसे अर्थ की ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है अर्थ का। जैसे कोई चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं तो अर्थ अपनी तरफ नीचे खींच लेती है, नीचे आके गिर जाती है। ऐसे सन की भी भाई साहब ग्रेविटी है, जैसे ये ऊपर जाता है सन वापस खींच लेता है इस हीट को दोबारा से। लेकिन कुछ इतनी ताकतवर हीट होती है, इससे बाहर निकल जाती है सन की ग्रेविटी से, समझ रहे हो, सन की ग्रेविटी से बाहर निकल जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, हमें अर्थ पे एनर्जी मिलती है। अर्थ पे भी तो रोशनी आ रही है, हीट आ रही है भाई साहब, ये सारी एनर्जी अर्थ पे जो मिल रही है सन की वजह से मिल रही है। अब ये जेट ऑफ प्लाज्मा क्या है, यही है प्लाज्मा। अगर मान लो किसी स्पीकर पे, स्पीकर की बात कर रहे हैं, मान लो लाउड स्पीकर, जैसे आप फ़ोन में अपने ब्लूटूथ से कोई स्पीकर कनेक्ट कर दो या किसी लीड से कनेक्ट कर दो। जैसे डीजे तो सबने देखा होगा भाई साहब, शादी बारातों में बजते हैं जो डीजे। अगर डीजे के एक स्पीकर पे, बड़े वाले स्पीकर पे हम कोई ऐसा बर्तन रख दें, उसमें पेंट रखा हुआ है, पेंट आपके घरों में जो होती है ना, दरवाजे वगैरह खिड़की वगैरह, उन पे जो पेंट होता है, उस पेंट की बात कर रहे हैं, वो पेंट रख दें तो क्या होगा, अब जैसे ही हम उसे तेज बजाएंगे डीजे को, अब उस स्पीकर पे देखो कुछ इस तरह से पेंट ना वाइब्रेट करने लगेगा, फुदकने लगेगा। जैसे ऐसे मान लो कि भाई साहब आपने कभी पॉपकॉर्न तो खाए होंगे ना, पॉपकॉर्न, मक्का जो पॉपकॉर्न होता है, जब वो पॉपकॉर्न वगैरह कढ़ाई पे रखता है और उन्हें गर्म कर रहा रहता है तो वो उछलते रहते हैं ना, पॉपकॉर्न उछल रहे होते हैं ना, कुछ इस तरह से स्पीकर पे जब पेंट रखेंगे तो इस तरह से उछलेगा, उछलेगा। तो क्यों उछल रहा है, क्योंकि नीचे से फोर्स आ रही है स्पीकर की वजह से। अब इस पे ही क्या होता है, सन के फोटोस्फीयर से कन्वेक्शन, कन्वेक्टिव जोन है, जो कन्वेक्टिव जोन से ये कन्वेक्शन हो रहा है, इसकी वजह से जो ऊपर है ये मटेरियल ये वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि हीट की वजह से वाइब्रेट कर रहा है। तो ये प्लाज्मा किस वजह से निकल रहा है, क्रोमोस्फेयर के पास, फोटोस्फेयर के पास जो कन्वेक्शन हो रहा है सन की लेयर, उसी से बन रहा है। और ये सारा कुछ ना यही लिखा हुआ है, एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये इरेज करके, ये आप पढ़ लेना एक बार, इसे एक बार पॉज करके ज़रूर पढ़ लेना आप। ये मैं घुमा दे रहा हूँ सारा, यही सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो वो स्पीकर वाली बात, ये सब, ये पूरा वही लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, मैंने सारा समझा दिया आपको। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लाइकोसमिस अल्बिकार्पा, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक नई प्रजाति खोजी है, किसकी, बेरी की, बेरी की नई स्पीसीज, न्यू जिन बेरी स्पीसीज। बेरी मतलब बेरी, बेर का पेड़ होता है, जो नई स्पीसीज ढूंढी है जिसका नाम रखा है ग्लाइकोसमिस अल्बिकार्पा। कहाँ पे खोजी है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक जंगल है भाई साहब, फॉरेस्ट एरिया, उसका नाम रखा हुआ है कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तमिलनाडु में, यहाँ से खोजी है नई प्रजाति, कुछ इस तरह की दिखती है ये है जिन बेरी स्पीसीज। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, जिसके साइंटिस्ट ने खोजा है ये, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखो एक इंस्टीट्यूट है, संस्था है ये, मान लो ये 1890 में, आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने ये स्थापित की थी, एस्टेब्लिश किया था। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर काम करता है, BSI, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में भाई साहब, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में। और ये रिसर्च करता रहता है, नए नए स्पीसीज, प्लांट रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करता रहता है। इसका टारगेट यही रहता है, प्लांट रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया जाए, हमारी कंट्री में नई प्लांट स्पीसीज वगैरह ढूंढे जाए। जो ग्लाइकोसमिस अल्बिकार्पाई स्पीसीज सदर्न वेस्टर्न घाट के लिए एंडेमिक है, मतलब यहीं पे पाया जाता है वेस्टर्न घाट में, जो वेस्टर्न घाट है भाई साहब, ये वाला यहाँ पे वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ, इस यही में, इसी एरिया में पाया जाता है। और ये स्पीसीज ऑरेंज फैमिली है एक, रूटा, ये रूटा का, रोटासिया से बिलोंग करता है। ऑरेंज मतलब वो संतरे वाला, उसकी फैमिली से बिलोंग करता है। और ये जो स्पीसीज है फूड और मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज होता है, खाने के लिए भी, और इससे दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, उसके लिए यूज होता है। इससे बहुत सारा, मतलब इसमें सुगंध भी होती है, तो अरोमा परफ्यूम वगैरह भी बनाया जा सकता है इससे, ये स्पीसीज से। और ये बटरफ्लाई है ना, जो
बटरफ्लाई के लिए यानी कि तितली के लिए होस्ट प्लांट की तरह काम करता है, यानी कि इसका लार्वा लेके जाती है, दूसरे पेड़ पे छोड़ देती है, दूसरे पेड़ों को भी ये उगाने में सहायता करती है तितली, इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज वायु शक्ति, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये किस किस के बीच में होती है एक्सरसाइज, बस इतना जानना जरूरी है। इंडिया और यूक्रेन के बीच में होती है ये, लेकिन यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, इस वजह से ये एक्सरसाइज नहीं हो पाई है इस साल। इंडिया की एयरफोर्स और यूक्रेन की एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं वायु शक्ति में। इस साल ये राजस्थान के पोखरन प्लेस में होने वाली थी, पिछले बार ये 2019 में हुई थी वायु शक्ति का एडिशन। ये ट्राई इनियल एक्सरसाइज है, ट्राई इनियल का मतलब है वंस इन एवरी 3 ईयर, यानी कि 3 साल में एक बार होती है ये ट्राई इनियल एक्सरसाइज है। दोनों कंट्री यूक्रेन और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनके हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट वगैरह अनमैन्ड एयर व्हीकल्स पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे की कैपेबिलिटी को दिखाते हैं और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाते हैं, यानी कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उनको शेयर करते हैं एक दूसरी कंट्री के बीच में। लेकिन यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, इस वजह से ये नहीं हो पाई है। तो यही थे आज के टॉपिक।